हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग सीटेट जनवरी 2024 जिसमें आज हम लोग सीडीपी का एनालिसिस देखने वाले हैं। तो ये आपका फर्स्ट शिफ्ट यानी कि सेकंड पेपर का हम लोग सीडीपी इसमें कवर करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो है 30 क्वेश्चन हम लोग सीडीपी का देखने वाले हैं। तो आप लोग अपना जो है यहाँ से मैच कर सकते हैं कि आप अपना मिला सकते हैं कि कितना आपका सही हो रहा है। तो यहाँ पे जो बिल्कुल सही आंसर आप लोगों को बताया जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये जो आपका कोड आपका पी है, अगर आपका यदि दूसरा है तो क्वेश्चन नंबर आपका जो चेंज हो सकता है। यदि आपका पी है तो आपका जो है एक तरफ से आपका सीरियली जो है मैच कर जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आपका, जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान है। तो जीन पियाजे का मानना है कि ज्ञान क्या है। तो इसके अनुसार से ज्ञान आपका क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1, अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत से स्वः निर्मित होता है। तो जीन पियाजे के अनुसार ज्ञान क्या है, जो अधिक जानकार व्यक्ति है उससे यदि आप लोग बातचीत करेंगे तो उससे स्वः निर्मित होगा। ऑप्शन नंबर 1 यदि आप लोग किए हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो किशोरावस्था के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर यदि आपने एक टिक किया तो बिल्कुल सही हो जाएगा। विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। ये जो है गलत हो जाएगा। विभिन्न जो संस्कृति के बच्चे होते हैं वो अलग अलग तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और उसका अनुभव करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बोला जा रहा है कि समान तरीके से, इसीलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यदि 3 किया है तो किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, निम्नलिखित में से एक प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो एक जो है प्रगतिशील शिक्षा में जो शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा होगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। शिक्षक बच्चों के प्रयोग करने के लिए एक विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर उसे आलंबन का प्रदान भी करता है। तो जब भी एक अच्छे शिक्षक होते हैं तो वह प्रगतिशील कक्ष में एक विभिन्न प्रकार की सामग्री उसे उपलब्ध कराएगा, आवश्यकता पड़ने पर उसका हेल्प भी करेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपने यदि किया तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे एक्स, अक्षर एक्स को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता डैश के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थी को डैश सीखने में सक्षम बनाती है। तो जब बच्चे जो है मतलब जीन पियाजे के अनुसार जब बच्चे मान लीजिए कि कोई अक्षर है एक्स, उसको मान लिया कि यह एक्स है, वह एक अज्ञात अक्षर है। जब इस तरह के शब्दों को वह अक्षरों को वह मानने लगता है तो वह औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था आ जाती है। और जब इस तरह की चीज़ों को वह मानने के लिए जब वह सीख जाता है तो उसके अंदर जो सक्षम आ जाती है बीजगणितीय गणना करने का क्षमता, यानी कि सक्षम उसके अंदर आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी की विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। टू किल अ मॉकिंग बर्ड में लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट होगा। उसके बाद है आपका कथन और कारण से रिलेटेड क्वेश्चन है, छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल की भावनात्मक लगाव और मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। तो ये तो आपका बिल्कुल सही है यहाँ पे। और कारण देखिए क्या बोल रहा है कि भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती, ये भी आपका सही है। तो आपका कारण भी सही है और कथन भी सही है। तो यहाँ पे दोनों सही और सही व्याख्या भी करता है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आपका, पाठ्य पुस्तिका और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है। जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा। तो मीडिया और पाठ्य पुस्तक के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन है जो जेंडर प्रतिनिधित्व करता है, तो कितना और किस तरीके से किया जाता है, जैसे कि उसमें महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना, तो यह किस चीज़ को प्रोत्साहित करेगा। तो ये जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट होगा। शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो एक शिक्षक को जो आपका विभिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन किस प्रकार होता है? तो एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन आपका मतलब कि गतिशील होता है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उसके बाद आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है। तो आलोक एक लड़का है, वो जो निम्नलिखित प्रकार का व्यवहार दिखाता है। तो पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आँखों को बार बार मूंदना और रगड़ना, आँखों को लाली या सूजन, अक्षर पहचानने की भ्रमित होना। तो यह किस संभावनाओं का लक्षण हो सकता है? तो आलोक जो एक लड़का है, वह जब पढ़ते समय अपने आँख को रगड़ने लगता है, बार बार मूंदता है और आँख उसका लाल हो जाता है, सूजन होने लगता है और अक्षर को पकड़ने में, पहचानने में उसे काफ़ी ज़्यादा परेशानी होता है। तो ये जो है आपका दृष्टि संबंधित समस्याएं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद देखिए कथन में यहाँ पे बोला गया है क्या? वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था में या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। कारण में कहता है विकास प्रकृति में निरंतर होता है। तो यहाँ पे दोनों सही हो जाएगा, कथन भी आपका सही है और कारण भी सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, शिक्षक को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे 13 नंबर पे आपका जो बोला जा रहा है अभी कथन बिल्कुल राइट है। उसके बाद देखिए कारण, सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो। बिल्कुल सही बात है, शिक्षक एक क्या होना चाहिए? चिंतनशील होना चाहिए। तो यहाँ पे कथन भी सही है और कारण भी सही और सही व्याख्या भी करता है। उसके बाद है आपका वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? तो वाइगोत्स्की के अनुसार आपको बताना है कि संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है। तो आलंबन के माध्यम से छात्रों को सीखने का मार्गदर्शक और समर्थन करना। तो बच्चे को एक शिक्षक के रूप में, यदि आप शिक्षक है तो बच्चे को थोड़ा सा उसमें क्या करना है? हेल्प करना, उससे मार्गदर्शन देना है। तो ये जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उसके बाद है आपका एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पना और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच में संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। उसके बाद है क्या, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? छात्रों के छोटे समूह में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दें और अपने निष्कर्षों का कक्षा में प्रस्तुत करें। तो उसमें जो है बच्चे को अवसर देना चाहिए, जो एक छोटा सा मुद्दा देना चाहिए, उस पर जो है वो रिसर्च करेगा खुद और खुद उस पर जो है निष्कर्ष का अपना कक्षा में जो प्रस्तुत भी करेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। लेव वागोत्स्की के अनुसार बच्चे डैश के साथ अंतःक्रिया करके अनुभव से लाभान्वित होते हैं। तो लेव वागोत्स्की के अनुसार बच्चे जो किसके साथ अंतःक्रिया करेंगे जिससे वह ज़्यादा मतलब कि लाभान्वित होंगे या प्रभावित होंगे? जब बच्चे अपने से अधिक जानकार व्यक्ति के साथ करेंगे, अपने से अधिक जो जानकार व्यक्ति होंगे उसके साथ जब वो अंतःक्रिया करेंगे तो उससे काफ़ी ज़्यादा लाभान्वित होंगे, उससे जो है उससे प्रॉफिट मिलेगा बच्चों को। उन कार्यों को कर पाते हैं जो उसे समीप दूराभिमुख विकास के क्षेत्र के अंदर है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे डिसलेक्सिया क्या है, यह किस प्रकार का स्थिति है? तो डिसलेक्सिया आपका जो एक तंत्रिकीय या न्यूरोलॉजिकल है स्थिति है जो शिक्षार्थियों को किस चीज़ की क्षमता को प्रभावित करता है? तो ध्वनि के प्रतीकों या चिन्हों के साथ जोड़ने में उसे क्या करता है? उस क्षमता को प्रभावित करता है। तो यानी कि पढ़ने में जब बच्चे को किसी प्रकार की परेशानी होता है तो वह डिसलेक्सिया के अंतर्गत आता है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सामाजिकरण की प्रक्रिया की विशेषता है? तो सामाजिकरण की प्रक्रिया की विशेषता आपका एक जटिल प्रक्रिया है। यह विभिन्न सांस्कृतिक और विशिष्ट रूप से होती है। ये एक बहुआयामी प्रक्रिया है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यहाँ पे एक रेखीय दिया गया इसीलिए ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यानी कि BCD आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। कारण में कहता है कि समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। तो यहाँ पे जो है आपका कथन तो सही है बट आपका कारण जो है ये गलत हो रहा है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद है आपका निम्नलिखित में से कौन समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है? तो समावेशी कक्षा कक्ष क्या होता है कि एक ही कक्षा कक्ष के अंदर सभी जाति धर्मों के बच्चे, सभी प्रकार के बच्चे, ऊंच नीच जो भी बच्चे होते हैं सभी बच्चे को एक समान शिक्षा देना, वही समावेशी कक्षा कक्ष कहलाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए प्रतिस्पर्धा,
जब भी प्रतिस्पर्धा वर्ड आप लोग देखेंगे तो वह निगेटिव टैग वर्ड होता है। तो यहाँ जो है कौन सा नहीं है, तो नहीं का जवाब भी आपको नहीं में देना हो, इसीलिए प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना। तो ये जो है प्रतिस्पर्धा जो होता है उस चीज़ को हमें प्रोत्साहित नहीं करना है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है यहाँ पे कथन में बोला जा रहा है कि एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है तो शिक्षक को उतने ही अधिक संकेत व इशारा देने चाहिए, और जैसे जैसे बच्चा अधिक कर सकता है तो शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। तो यहाँ देखिए अभी कथन में क्या बोला जा रहा है, जब बच्चे कम मतलब कि सक्षम होते हैं सीखने में, कम मतलब जानकार होते हैं, तो शिक्षक को चाहिए कि अधिक से अधिक संकेत और इशारा दे और बच्चे को समझाए। वही बच्चा जब धीरे धीरे अधिक सक्षम हो जाता है, अधिक चीज़ों को सीखने लगता है, तो शिक्षक को चाहिए कि उसे कम मदद करे। तो ये सही है। उसके बाद देखिए कारण आपका क्या कह रहा है, बुद्धि को बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता है। ये भी सही बात है, लेकिन सही व्याख्या नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए एक प्रभावी रणनीति होगा। तो एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि एक छात्र जो बहुत ज़्यादा विचलित रहता है और उसका जो कक्ष में ध्यान बहुत ही ज़्यादा नहीं रहता है, इधर उधर वो उसका ध्यान रहता है, तो उसको जो है मतलब कि ध्यान को केंद्रित करने के लिए कौन सा रणनीति अपनाना पड़ेगा। तो स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उसके बाद देखिए अभी कथन में बोला जा रहा है, तो कथन और कारण से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन है, वास्तविक जीवन की समस्या और मूर्त अनुभव से सीखने से बच्चों की अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। सही बात है। कारण में बोला जाए विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों सही और सही व्याख्या भी करता है। रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो का एक प्रभावी प्रणाली है, क्योंकि तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 हो जाएगा, ABD। तो ए में क्या है, वे मूल्यांकन की प्रक्रिया को में छात्रों को शामिल करते, सही बात है। उसके बाद बी में वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते, ये भी सही है। वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करते, ये नहीं होगा। वे छात्र के अधिगम के ठोस सबूत पेश करते, ये आपका राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 यदि आपने किया तो बिल्कुल राइट होगा। उसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन, अधिगम की मुख्य रूप से एक निष्क्रिय प्रक्रिया यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है। तो संरचनावादी अधिगम का मूल सिद्धांत आपको बताना है। तो छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। ये जो संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद है आपका कोहेल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिल्गन की आलोचना का केंद्रीय तर्क है। तो कैरोल गिल्गन ने जो है उसका काफ़ी ज़्यादा आलोचना किया था। तो आलोचना करने का क्या कारण है, तो वह जो है देखभाल की नैतिक और नारीवादी दृष्टिकोण को अपनाया था। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद है सुजाता जो है नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है कि क्योंकि वह नगद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। तो सुजाता, तो यहाँ पे जो सुजाता एक जो है प्रतियोगिता होती है उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा उत्सुक है भाग लेने के लिए। वह इसलिए भाग लेती है, वह नगद जो है प्रथम पुरस्कार पाना चाहती है। तो कहीं ना कहीं वह जो है बाहरी रूप से प्रेरित है, इसीलिए वह जो है प्रथम पुरस्कार पाने के लिए वह उत्सुक है। यदि वह जो प्राइज पाने के उद्देश्य से यदि वह नहीं भाग लेता तो वह कहीं ना कहीं आंतरिक रूप से वह प्रेरित होता। तो इसीलिए जब वह प्राइज पाने के उद्देश्य से जब वह भाग ले रही तो कहीं ना कहीं वह दूसरे के बात पे आके वह मतलब कि एक तरह से बाहरी रूप से प्रेरित है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है। तो ध्यान देना आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उसके बाद है आपका 30 नंबर यानी कि लास्ट क्वेश्चन है, एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्मसंप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। तो यह आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तीसरा, यानी कि छात्रों को स्वायत्तता और पहल को दंडित करना, ऑप्शन नंबर 3। तो इस तरह से हम लोग टोटल जो है 30 क्वेश्चन CDP यानी कि पेपर 2 का हम लोग देख चुके हैं। तो जैसे ही आप जो है पेपर
1 का जैसे 1 to 5 के लिए वो CTP आएगा तो उसका भी हम लोग लेके आएंगे, तो आप लोग वहाँ से मिला सकते हैं टोटल आपका कितना सही हुआ। तो आप लोग यदि नए हैं तो आप लोग प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने फ्रेंडों को जल्दी से शेयर भी कर दीजिए कि वो भी अपना जो है मिला सके कि कितना उसका सही आ रहा। तो आप लोग कमेंट पे ज़रूर बताएं कितना आपका सही हुआ। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।